अप्रैल 1971, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर का खुसूसी कमरा। कमरे की फिजा में ऐसी टेंशन थी जिसे छुआ जा सकता था। बाहर ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले लाखों रेफ्यूजीज की वजह से मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी फैली हुई थी। लेकिन इस बंद कमरे में सूरत हाल बाहर से भी ज्यादा संगीन थी। टेबल के एक तरफ वक्त की सबसे ताकतवर सियासतदान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बैठी थी और उनके ठीक सामने इंडियन आर्मी का चीफ खड़ा था। मैं चाहती हूँ कि आप फौरन ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करें। मुझे नतीजे चाहिए और मुझे अभी चाहिए। कमरे में मौजूद दूसरे वजीर और आला अफसर अपनी सांसें रोके इस फरमान को सुन रहे थे। सियासत में आला क़यादत के सामने इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिस्टम चाहता है कि फौज सिर्फ हुक्म बजा लाए, सवाल न करे। लेकिन अगले ही लम्हे उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुल्क की तारीख को तबाह होने से बचा लिया। फौज के उस आला तरीन अफसर ने बिना किसी खौफ के बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ प्राइम मिनिस्टर की आंखों में देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर। अगर हम अभी जंग में गए तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। ये एक मामूली जुमला नहीं था, ये सीधा बगावत जैसा इनकार था। सियासतदानों को लगता था कि फौज उनके इशारों पर चलेगी, लेकिन इस कमरे में एक ऐसा शख्स बैठा था जो मौत के इशारों पर नहीं चला तो सियासत क्या चीज थी। जब इंदिरा गांधी का गुस्सा उरूज पर पहुंचा तो उस जनरल ने अपनी बात वहीं खत्म नहीं की। उसने आगे बढ़कर अपना आखिरी पत्ता टेबल पर रख दिया, एक ऐसी पेशकश जिसके बाद कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अगर आपको मेरा फैसला मंजूर नहीं तो मेरा इस्तीफा इस वक्त टेबल पर मौजूद है। आप नया चीफ ढूंढ सकती हैं। कोई नहीं जानता था कि ये इनकार और ये रिजाइन करने की धमकी आगे चलकर आने वाले महीनों का नक्शा कैसे बदल देगी। लेकिन जो बात हकीकत थी वो ये कि सैम मानेकशॉ, जिसे दुनिया आज सैम बहादुर के नाम से जानती है, वो किसी सियासी दबाव में आकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में ढकेलने वाला नहीं था, क्योंकि मौत का असली चेहरा उसने बहुत करीब से देखा था। इस हिम्मत और इस नामुमकिन इनकार की बुनियाद उस कमरे में नहीं बल्कि बरसों पहले एक दूसरे मुल्क के घने जंगलों में रखी जा चुकी थी। आज हम सिर्फ एक जंग की बात नहीं करेंगे, हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने मौत की आंखों में देखकर वापसी का रास्ता चुना। एक ऐसा वाकया जब दुश्मन की 7 मशीन गन की गोलियां उसके पेट में उतर गई थी। खून बह रहा था और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हम आपको बताएंगे उस दौरे तारीखी की कहानी जब मुल्क के दुश्मन बॉर्डर पर नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के अंदर बैठे थे। एक ऐसा वक्त जब इस अजीम जनरल पर अपने ही मुल्क में गद्दारी के झूठे इल्जाम लगाए गए। जिस शख्स ने मुल्क के लिए खून बहाया उसकी वर्दी उतारने की साजिश की गई। उस वक्त किसने धोखा दिया और फिर जब वक्त पड़ा तो सबको उसकी याद क्यों आई। और आखिर में ये कहानी हमें लेकर जाएगी तारीख के उस लम्हे की तरफ जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की अस्करी तारीख में नहीं मिलती। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर, जब 93,000 दुश्मन फौजियों ने हथियार डाल दिए और एक नया मुल्क वजूद में आया। एक ऐसी जीत जिसने सैम बहादुर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तारीख की सबसे बड़ी जीत कैसे हासिल की गई, तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये अजीम कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। और इस सफ़र का आगाज़ किसी वॉर रूम से नहीं बल्कि एक खून से लथपथ जंगल से होता है। वक्त था फरवरी 1942। पूरी दुनिया दूसरी अजीम जंग वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। बर्मा, जो आज म्यांमार है, के घने और खौफनाक जंगल मौत का मैदान बन चुके थे। यहाँ की फिजा में सिर्फ नमी और गर्मी नहीं थी बल्कि बारूद की जलने वाली बू और मौत का खौफ रचा हुआ था। जापानीज इंपीरियल आर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी और उनका मकसद ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बुरी तरह कुचलना था। इन्हीं जंगलों में मिट्टी और खून से लथपथ एक नौजवान कैप्टन अपनी गोरखा और सिख कंपनी को लीड कर रहा था। उस शख्स का नाम था कैप्टन सैम मानेकशॉ। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज मौत उससे सीधा टकराने वाली थी, और जब मौत आमने सामने आती है तो इंसान की असली औकात सामने आ जाती है। लेकिन इस शख्स ने उस दिन मौत को ही उसकी औकात दिखा दी। सितांग नदी के करीब पगोड़ा हिल पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। ये एक निहायत अहम मकाम था। अगर ये पहाड़ी दुश्मन के पास रहती तो पूरी फौज की तबाही पक्की थी। काउंटर अटैक का हुक्म दिया गया। सैम मानेकशॉ ने अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी की तरफ एडवांस करना शुरू किया।
दुश्मन की तरफ से मशीन गन की अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। गोलियों की आवाजें कान फाड़ रही थीं। हर कदम पर किसी न किसी सिपाही के गिरने की आवाज आ रही थी। लेकिन सैम रुकने वालों में से नहीं था। वो अपनी गन लेकर दुश्मन की एक पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर वो लम्हा आया जिसने वक्त को जैसे रोक दिया। दुश्मन की एक लाइट मशीन गन ने अचानक फायर खोला। 1, 2, 3, पूरी 7 गोलियां सीधी सैम के पेट में जा घुसी। पेट फट चुका था। उसके जिस्म के अंदर के आज़ा बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। खून का एक बड़ा फव्वारा निकला और वो सीधा जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसे एहसास हो गया था कि जिंदगी के सफ़े पर उसकी कहानी का ये आखिरी बाब यानी चैप्टर हो सकता था। लेकिन जिंदा रहने की जिद देखिए, वो बेहोश नहीं हुआ। अपनी ही बाहर निकलती हुई आंतों को उसने अपने हाथों से दबाया ताकि खून का बहना कुछ कम हो सके। ये कोई आम मंजर नहीं था। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद सांसों का फासला था और उन सांसों ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसी घमासान की जंग के बीच डिवीजन कमांडर मेजर जनरल डेविड कवन वहां पहुंच गए। जब उन्होंने उस नौजवान कैप्टन को खून में डूबा हुआ देखा तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये शख्स अब बचने वाला नहीं, लेकिन उसकी बहादुरी ने जनरल को हिला कर रख दिया था। जनरल कवन ने अपना खुद का मिलिट्री क्रॉस, जो फौज का निहायत आला तरीन अवार्ड होता है, अपनी वर्दी से उतारा और वहीं जमीन पर पड़े हुए सैम मनिकशॉ के खून से लथपथ सीने पर लगा दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम इस अवार्ड के बिना इस दुनिया से जाओ, क्योंकि एक मुर्दा शख्स को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता। वो उसे मौत का तोहफा नहीं बल्कि एक आखिरी सलाम पेश कर रहा था। उस जनरल को 100% यकीन था कि ये उस नौजवान की जिंदगी की आखिरी घड़ी है। लेकिन सैम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका ऑर्डरली, एक गोरखा सिपाही जिसका नाम शेर सिंह था, उसने अपने जख्मी कमांडर को अपने कंधों पर उठाया और कई मील दूर एक आरजे फील्ड हॉस्पिटल की तरफ ले भागा। ये सफर किसी अजाब से कम नहीं था। हर झटके के साथ जिस्म का खून निचर रहा था, लेकिन शेर सिंह अपने साहब को मरने नहीं दे सकता था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां का मंजर किसी दोजख से कम नहीं था। हर तरफ चीखें, कटे हुए लिम्ब और खून ही खून था। मेडिकल स्टाफ के पास ना तो वक्त था और ना ही दवाइयां। एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन जख्मियों को देख रहा था। जब उसे सैम के पास लाया गया तो डॉक्टर ने सिर हिला दिया। उसने साफ कह दिया कि इनकी आंतें फट चुकी हैं, पेट छलनी है, अब इन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं। ही इज टू फार गॉन, डॉक्टर ने कहा। सर्जन जब आगे बढ़ने लगा तो सैम ने होश में रहते हुए उसे रोका। सर्जन हैरान रह गया कि इतना खून बहने के बाद भी ये इंसान होश में कैसे है। सर्जन ने पूछा, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? उस वक्त उस मौत के बिस्तर पर लेटे हुए, पेट में 7 गोलियां लिए सैम ने एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जिसने वहां मौजूद सब लोगों को हैरान कर दिया। मुझे एक गधे ने लात मारी है। ये एक मामूली मजाक नहीं था। ये एक इंसान का मौत के चेहरे पर थूकने जैसा मंजर था। सर्जन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसने अपने असिस्टेंट्स की तरफ देखा। जो शख्स मौत के सामने बैठकर मजाक कर रहा हो वो मरने के लिए नहीं बना था। सर्जन ने फौरन हुक्म दिया, इस आदमी को अभी ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो। जिसमें इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बचने का हकदार है। ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्जन ने उसके पेट से 7 गोलियां निकाली। उसके पेट का एक बड़ा हिस्सा और आंतों का काफी लंबा टुकड़ा काटकर निकालना पड़ा क्योंकि गोलियों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। मेडिकल साइंस की किसी भी किताब के मुताबिक उस सर्जरी के बाद उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी रिकवरी हुई जिसने उस फील्ड हॉस्पिटल के हर डॉक्टर को हैरत में डाल दिया। मौत ने बार बार उसे खींचना चाहा, लेकिन उसने हर बार वापस आने का रास्ता चुन लिया। और यहीं से ये सवाल पैदा होता है, जो शख्स 7 गोलियां खाकर जिंदा बच गया, आगे चलकर उसकी किस्मत में क्या लिखा था? क्योंकि मौत उसे छूकर इसलिए गुजर गई थी क्योंकि उसे आगे चलकर एक मुल्क की तारीख लिखनी थी। वो दुश्मन के हाथों मरने से बच गया था। उसने जिस्म पर गोलियां खाईं और सीने पर मेडल सजा लिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। सबसे बड़ी जंग बंद कमरों में लड़ी जाती है। कुछ ही सालों बाद मुल्क आज़ाद होने वाला था,
लेकिन आजादी की कीमत बंटवारे की सूरत में चुकानी थी। मुल्क 2 हिस्सों में बंटने वाला था और इस बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दोस्ती, फौज और भरोसे को भी काट कर रख दिया था। सैम का सबसे करीबी दोस्त उसकी शान और शौकत की मोटरसाइकिल पर बैठकर उस सरहद के पार जाने वाला था जो सरहद कल को सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। उस दोस्त का नाम था याह्या खान। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो वाकया अब आने वाला था वो दुश्मन ने नहीं किया था, वो अपने लोगों ने किया था। जब आप सिस्टम से बड़े हो जाते हैं तो सिस्टम आपको गिराने की साजिश करता है। एक ऐसा वक्त आने वाला था जब इस बहादुर जनरल पर अपने ही मुल्क में गद्दारी और गद्दारी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। असली जख्म मशीन गन की गोलियों के नहीं होते, असली जख्म धोखे के होते हैं जो अपने देते हैं। और जब 1962 में चाइना बॉर्डर पर दुश्मन दौड़ तोड़कर अंदर आने लगा, तब इस सिस्टम को एहसास हुआ कि उन्होंने किस शख्स को खोने की कोशिश की थी। लेकिन क्या एक जलील किया गया जनरल अपने मुल्क के लिए वापस आएगा? मौत के मुंह से वापस आने के बाद सैम को लगता था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। पेट में 7 गोलियां खाने के बाद जो शख्स जिंदा खड़ा था, उसे लगता था कि अब इस दुनिया में उसे और कोई चीज नहीं तोड़ सकती। लेकिन इंसान कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिस्म पर नहीं रूह पर लगते हैं, और ये जख्म दुश्मन नहीं अपने देते हैं। 1947 का साल आया। एक तरफ आजादी का जश्न था और दूसरी तरफ बंटवारे यानी पार्टीशन का दर्द। मुल्क 2 हिस्सों में बंट रहा था। जमीन, नदियां और शहर ही नहीं बंट रहे थे, बल्कि दोस्त, भाई और वो फौज भी बंट रही थी जिसने बरसों एक साथ मौत का सामना किया था। उस दौर में सैम मानेकशॉ दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड थे। उनका एक बेहद करीबी दोस्त था जिसके साथ उन्होंने अपना लंबा वक्त गुजारा था। दोनों एक साथ हंसते, एक साथ काम करते। उस दोस्त का नाम था मेजर याह्या खान। बंटवारे के वक्त याह्या ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान की फौज में शामिल होंगे। जाने से पहले याह्या को सैम की लाल रंग की एक शानदार जेम्स मोटरसाइकिल बहुत पसंद आई। सैम ने दोस्ती की खातिर वो मोटरसाइकिल अपने दोस्त को 1000 रुपए में बेच दी। याह्या मोटरसाइकिल पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला कि वो उधर जाकर पैसे भेज देगा। लेकिन वो पैसे कभी नहीं आए और ना ही वो दोस्ती वैसी रही। ये एक आम सा किस्सा लगता है, लेकिन तारीख अपने खेल बहुत अजीब तरीके से खेलती है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2 दोस्त जो एक मोटरसाइकिल पर मजाक कर रहे थे, आगे चलकर अपनी अपनी फौजों के सबसे आला कमांडर बनेंगे और एक दूसरे के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ेंगे। बंटवारे में सैम की अपनी पुरानी पुलटुन 12th फ्रंटियर फोर्स पाकिस्तान चली गई। सैम को एक नई फैमिली मिली, द 8th गोरखा रेजिमेंट्स। ये वही गोरखा सिपाही थे जिनके बारे में आगे चलकर सैम ने एक तारीखी जुमला कहा था। अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। गोरखा सिपाहियों के साथ सैम का ये रिश्ता इतना गहरा हुआ कि उन्होंने ही अपने कमांडर को वो नाम दिया जिससे तारीख उन्हें आज जानती है, सैम बहादुर। वक्त गुजरता गया। 1950s और 60s के आगाज में सैम बहादुर की मकबूलियत यानी पॉपुलैरिटी और उनका रुतबा फौज में तेजी से बढ़ रहा था। उनकी आंखों में आंख डालकर सच बोलने की आदत और उनका मिलिट्री जीनियस हर किसी को नजर आ रहा था। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब आप सिस्टम से बड़े होने लगते हैं तो वो सिस्टम आपको जमीन पर लिटाने की कोशिश करता है। सियासत को ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो उनके आगे सर न झुकाएं। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल सैम की इस बढ़ती हुई शोहरत से खौफजदा थे। उन्हें लगता था कि अगर सैम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उनकी अपनी सियासी और अस्करी ताकत खत्म हो जाएगी। और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी घिनौनी साजिश जिसने एक अजीम जनरल को गद्दार साबित करने की कोशिश की। 1961 में सैम मानेकशॉ के खिलाफ एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई। इल्जामात क्या थे कि सैम एंटी नेशनल बातें करते हैं, कि उनका रवैया अपनों के खिलाफ है। छोटे छोटे मजाक, उनकी साफ गोई और उनके रवैये को तोड़ मरोड़ कर ऐसी फाइलें तैयार की गईं ताकि उन्हें हमेशा के लिए फौज से निकाल दिया जाए। ये किसी भी फौजी के लिए मौत से बड़ा अजाब होता है। जो शख्स बर्मा के जंगलों में 7 गोलियां सीने पर खाकर जिंदा रहा हो, जिसने अपना खून मुल्क की मिट्टी पर बहाया हो, आज उसी के मुल्क के कुछ आला अफसर उसे बेइज्जत करके फारिग करना चाहते थे। लेकिन सैम बहादुर टूटा नहीं। वो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने सीना तान कर खड़ा रहा। उसने किसी सियासी ताकत के आगे भीख नहीं मांगी। तहकीकात हुई और झूठ के पांव नहीं होते। सारे इल्जामात बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। सैम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन सिस्टम ने जो जख्म दिया था वो गहरा था।
सियासत ने अपने ही सबसे बेहतरीन हथियार को जंग लगने के लिए छोड़ दिया था? इस सवाल का जवाब तारीख ने कुछ ही महीनों बाद दे दिया। अक्टूबर 1962, साइनो इंडियन वॉर। चाइना ने अचानक बॉर्डर्स पर बड़ा हमला कर दिया। सियासतदानों ने जिस फौज को अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था, आज वही फौज बर्फपोश पहाड़ों पर बिना तैयारी के, बिना प्रॉपर कपड़ों के और बिना किसी सॉलिड कमांड के दुश्मन के सामने खड़ी थी। नतीजा वही हुआ जो होना था। इंडियन आर्मी को एक शदीद और ह्यूमिलिएटिंग हार का सामना करना पड़ रहा था। बॉर्डर पार फौज का मोराल जमीन बोस हो चुका था। सिपाही मर रहे थे और कमांड पीछे हटने के ऑर्डर्स दे रही थी। पूरा देश पैनिक में था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इस तबाही को कैसे रोका जाए। जिस जनरल कॉल ने सैम को निकालने की कोशिश की थी, वो मैदान जंग में बुरी तरह फेल हो चुका था। जब दुश्मन दरवाजे पर आ खड़ा हुआ तो उन्हीं लोगों को अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। उन्हीं लोगों को भागकर सैम मैनेक्शॉ को बुलाना पड़ा, जिन्होंने उसकी वर्दी उतारने की साजिश की थी। सियासत की गलती की कीमत हमेशा फौजी अपने खून से चुकाता है, लेकिन अब इस खून को रोकने के लिए सैम को बुलाया गया था। सैम को फौरन प्रमोट करके आईवी कोर्स का कमांडर बनाकर तेजपुर असम भेजा गया। तेजपुर का मंजर अजीब था। फौज टुकड़ों में वापस आ रही थी। अफसरों के चेहरों पर मौत और नाकामी का खौफ साफ नजर आ रहा था। कमरे में शदीद मायूसी थी। कमांड स्ट्रक्चर टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हार गए हैं। फिर कमरे का दरवाजा खुला। सैम बहादुर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं था। उसकी चाल में वही पुरानी अकड़ थी। उसने कमरे में मौजूद तमाम आला अफसरों और कमांडर्स की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठे थे। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, जिसने उस पूरी फिजा को बदल कर रख दिया। साहिबान, मैं आ गया हूं और अब कोई पीछे नहीं हटेगा जब तक लिखित ऑर्डर्स न मिलें, और ऐसे ऑर्डर्स कभी जारी नहीं किए जाएंगे। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक इलेक्ट्रिक शॉक था जिसने एक हारी हुई फौज में दोबारा जान डाल दी। सैम ने ऑर्डर दिया कि अब मरने का वक्त आ गया है, लेकिन भागने का नहीं। दुश्मन को दिखाना है कि हम कौन हैं। उस एक कमांडर की वापसी ने बॉर्डर पर खड़े हर आम सिपाही का सीना चौड़ा कर दिया। जब वक्त और तारीख पुकारती है तो बेबुनियाद इल्जाम राख बनकर उड़ जाते हैं। सैम मैनेक्शॉ ने अपना इंतकाम सिस्टम को बचा कर लिया। उसने 1962 में तो बिखरती हुई फौज को संभाल लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान और उसकी सबसे बड़ी जंग अभी आगे आने वाली थी। एक ऐसी जंग जिसकी तारीख आज तक पढ़ाई जाती है। और इस दफा सामने दुश्मन कोई अनजान नहीं था। इस दफा बॉर्डर के उस पार वही शख्स बैठा था जिसने सालों पहले उसकी लाल मोटरसाइकिल खरीदी थी और पैसे नहीं दिए थे। यहया खान पाकिस्तान का सदर बन चुका था और इधर सैम मैनेक्शॉ इंडिया का आला तरीन जनरल। एक वॉर रूम में फैसला होने वाला था कि किसने किसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी है। और यही वो वक्त था जब सैम ने एक ऐसी ताकतवर औरत को सीधा इनकार किया जिससे आंख मिलाने की जुर्रत किसी में नहीं थी। अप्रैल 1971, सरहद के उस पार मौत का नंगा नाच चल रहा था। पाकिस्तान की फौज ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया था। जुल्म इतना बढ़ चुका था कि वहां से लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए इंडिया की तरफ भाग रहे थे। 1 या 2 हजार नहीं, लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज पनाहगुज़ीन इंडिया के बॉर्डर्स में दाखिल हो रहे थे। इंडियन इकोनॉमी पर इसका शदीद दबाव पड़ रहा था। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही थी और दिल्ली के ऐवानों में पैनिक फैल चुका था। वक्त आ गया था एक फैसले का, एक ऐसा फैसला जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल देने वाला था। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर का वॉर रूम। कमरे में आला तरीन वजीर, डिफेंस सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस के सरताज बैठे थे। टेबल के सिरहाने पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मौजूद थीं। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा और फिक्र थी। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैम मैनेक्शॉ को फौरन वहां तलब किया। जैसे ही सैम वॉर रूम में दाखिल हुए, इंदिरा गांधी ने उनकी तरफ देखा और सीधा सवाल दागा। आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। असम और बंगाल में रिफ्यूजीज का सैलाब आ गया है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी फौज लेकर फौरन ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हों। हमें इसका हल अभी चाहिए। सियासत हमेशा फौरी नतीजा चाहती है। सियासतदान अगले दिन की अखबार की हेडलाइन देखता है, लेकिन एक असली जनरल अपनी फौज की कब्रों का हिसाब देखता है।
उस कमरे में मौजूद हर शख्स समझ रहा था कि अब इंडियन आर्मी मार्च करेगी। पीएम का हुक्म आ चुका था, लेकिन सैम मानेकशॉ ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने ठंडे मिजाज और मुकम्मल इत्मीनान के साथ प्राइम मिनिस्टर की आंखों में देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी हमला नहीं करूंगा। पूरे कमरे की सांसें रुक गईं। उस कमरे में मौजूद हर शख्स अपनी सांस रोके बैठा था, क्योंकि एक फौजी ने मुल्क की सबसे ताकतवर औरत को मुकम्मल इनकार कर दिया था। इंदिरा गांधी, जिनके सामने बड़े बड़े सियासतदान बोलने से घबराते थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है कि आप नहीं कर सकते? इसका जवाब सैम ने उस कमरे में उन फैक्ट्स के साथ दिया जिसने सियासत के जज्बात को ठंडा कर दिया। सैम ने मैप की तरफ इशारा किया। प्राइम मिनिस्टर, ये अप्रैल का महीना है। कुछ ही दिनों में हिमालय के पास की बर्फ पिघल जाएगी। अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला किया और चीन ने पीछे से हम पर हमला कर दिया, तो मैं अपनी फौज को 2 मोर्चों पर नहीं बचा सकूंगा। लेकिन बात सिर्फ चाइना की नहीं थी। सैम ने अपना दूसरा वॉर किया। और दूसरी बात, मेरी आर्म डिविजन्स इस वक्त मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। उन्हें वहां तक ले जाने के लिए मुझे ट्रेनों की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मुल्क में गेहूं की फसल कट रही है, सारी ट्रेनें गेहूं ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। अगर मैं ट्रेनें ले लूं तो आपकी फौज दुश्मन से बाद में लड़ेगी, पहले इस मुल्क में कहत पड़ जाएगा। और उस सबसे बड़ी बात, क्या आप जानती हैं कि ईस्ट पाकिस्तान का मौसम कैसा होता है? सैम का हर लफ्ज एक हैवी आर्टिलरी शेल की तरह गिर रहा था। उन्होंने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून आने वाला है। वहां की नदियां समंदर बन जाती हैं। ऐसे मौसम में टैंक्स मूव नहीं कर सकते और एयरफोर्स सपोर्ट नहीं दे सकती। मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। टेंशन अपने उरूज पर थी। सियासतदानों की आदत होती है कि वो फाइलें देकर मौत का सौदा करते हैं, लेकिन इस वॉर रूम में एक जनरल उन्हें मौत का कानून सिखा रहा था। इंदिरा गांधी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। जब कमरे का माहौल सख्त तरीन हो गया तो सैम बहादुर ने वो पत्ता खेला जो किसी मामूली अफसर के बस की बात नहीं थी। उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपना इस्तीफा पेश कर दिया। प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको मेरी मिलिट्री एडवाइस पसंद नहीं आई तो मेरा इस्तीफा इस टेबल पर है। आप किसी और को चीफ बना लीजिए। एक लम्हे के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इंदिरा गांधी ने थोड़ी देर सैम को देखा, फिर अपनी कैबिनेट के बाकी वजीरों को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। जब कमरे में सिर्फ इंदिरा और सैम रह गए तो उस औरत ने, जो सिर्फ पावर की जबान समझती थी, इस फौजी के सामने अपना फैसला बदला। उन्होंने सैम से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सैम ने जवाब दिया, मुझे वक्त दीजिए, मुझे अपनी शर्तों पर जंग लड़ने दीजिए और मैं आपको जीत लाकर दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ 7 महीने का वो खामोश लेकिन शदीद तरीन ऑपरेशन जिसने तारीख का नक्शा बदल दिया। अगर सैम उस दिन प्रेशर में आकर हमला कर देता तो आज तारीख कुछ और होती। शायद दोनों मुल्कों की किस्मत मुख्तलिफ होती। सियासत जज्बात से चलती है और जंग प्लानिंग से। सैम ने उस एक इनकार से अपने मुल्क को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अगले 7 महीने सैम बहादुर के ऑफिस की लाइट कभी बंद नहीं हुई। जमीन के ऊपर खामोशी थी, लेकिन जमीन के नीचे एक मुकम्मल तूफान पक रहा था। सैम ने लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाना शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाखों टन गोला बारूद, राशन और मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई गईं। रात के अंधेरे में फौजी ट्रेन्स बॉर्डर की तरफ मूव होने लगी। उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि सैम ने मुक्ति बाहिनी यानी ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी पसंद फौज को खुफिया तौर पर ट्रेन करना शुरू किया। इंडियन आर्मी के कमांडोज ने हजारों नौजवानों को हथियार चलाना सिखाया और उन्हें इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए दुश्मन की लाइन के पीछे भेजा। ग्राउंड जीरो का एक एक चप्पा, एक एक पुल, एक एक कच्चा रास्ता सैम के मैप पर मार्क हो चुका था। सैम हमेशा अपने अफसरों से कहते थे, अ गुड कमांडर प्लान्स हिज रिट्रीट बिफोर ही प्लान्स हिज अटैक। एक अच्छा कमांडर हमला करने से पहले अपनी वापसी का रास्ता प्लान करता है। लेकिन इस दफा उसने सिर्फ हमले की तैयारी की थी, क्योंकि वापसी का कोई इरादा नहीं था। नवंबर खत्म होते होते पूरी इंडियन आर्मी बिल्कुल एक घड़ी की तरह तैयार थी। हर डिवीजन, हर ब्रिगेड, हर टैंक अपनी जगह पर लॉक हो चुका था। सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत थी और ये ट्रिगर खुद दुश्मन ने दे दिया। सैम ने अपना जाल बिछा लिया था, बस दुश्मन का इस जाल में पैर रखने का इंतजार था।
और 3 दिसंबर 1971 की शाम को वही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरबेसेस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स कर दिए गए। याहिया खान को लगा कि उसने पहला वार करके जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सीधा उस मौत के कुएं में कूद गया है जो पिछले 7 महीने से उसके अपने ही पुराने दोस्त ने उसके लिए खोदा था। जंग शुरू हो चुकी थी और इस जंग का अंजाम एक ऐसी तारीख लिखने वाला था जो आज तक दुनिया के किसी जनरल ने नहीं लिखी थी। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर होने वाला था। 3 दिसंबर 1971 की शाम आसमान में दुश्मन के जहाज आए और बॉम्ब गिराकर चले गए। पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर जंग का आगाज कर दिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस आग को उन्होंने छेड़ दिया है वो आग उनका अपना ही वजूद जलाकर रख देगी। इंडियन आर्मी पिछले 7 महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सैम मैनेक्शॉ ने जो खामोश जाल बिछाया था, अब उसकी रस्सियां कसने का वक्त आ गया था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैम को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया और अचानक इंडियन आर्मी एक ऐसी ताकत के साथ ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हुई जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। सैम की स्ट्रैटेजी बहुत वाज़ेह थी। दुश्मन समझ रहा था कि इंडियन आर्मी उनके मजबूत चेक पोस्ट पर हमला करेगी और लड़ती रहेगी, लेकिन सैम ने अपने कमांडर्स को हुक्म दिया था कि दुश्मन के मजबूत ठिकानों को बाईपास करो, नदियां क्रॉस करो और सीधा उनके दिल पर वार करो। और ईस्ट पाकिस्तान का दिल था ढाका। जो जंग दुश्मन ने शुरू की थी उसे उनके अपने ही घर में खत्म करने का वक्त आ चुका था। जमीन पर फौज आगे बढ़ रही थी, लेकिन सैम जानता था कि असली जंग दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नफसियाती जंग। सैम ने एक ऐसी चाल चली जिसने दुश्मन के बचे कुचे हौसले को भी तोड़ दिया। आसमान से पर्चियां गिराई गईं और रेडियो पर सैम की भारी गरजती हुई आवाज दुश्मन की फौज को सीधा पैगाम दे रही थी। ये आवाज किसी सियासी लीडर की नहीं, एक ऐसे मिलिट्री कमांडर की थी जो अपने दुश्मन की रगों में दौड़ने वाला खौफ जानता था। हथियार डाल दो, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने सरेंडर न किया तो हम तुम्हें बगैर किसी रहम के मिटा देंगे। हथियार डाल दो और हम तुम्हारे साथ फौजियों जैसा सलूक करेंगे। ये ब्रॉडकास्ट बार बार चलाया गया। हर पाकिस्तानी सिपाही जो रेडियो सुन रहा था उसे लगने लगा था कि मौत उसके सर पर खड़ी है। जमीन पर गोलियां चल रही थी और हवा में सैम का खौफ तैर रहा था। ढाका में बैठे हुए दुश्मन के कमांडर जनरल ए.के. नियाजी का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंडियन आर्मी इतनी तेजी से अंदर कैसे आ गई। और उधर वेस्ट पाकिस्तान में बैठा याहिया खान, वही याहिया खान जिसने सालों पहले सैम की मोटरसाइकिल खरीदी थी और पैसे नहीं दिए थे, आज बेबस बैठा था। वो अपने दोस्तों की फौज को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। सालों पहले दोस्ती के नाम पर जो उधार लिया गया था, आज तारीख ने उसका हिसाब एक मुल्क तोड़कर पूरा किया था। 14 दिसंबर तक इंडियन आर्मी ढाका के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। पूरा ईस्ट पाकिस्तान दुश्मन के हाथ से निकल चुका था और आखिरकार दुश्मन की फौज टूट गई। नियाजी ने हार मान ली। 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन था जो दुनिया की अस्करी तारीख में हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दिया गया। ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में जहां कभी तकब्बुर से भरे हुए खिताब होते थे, आज वहां मुकम्मल खामोशी थी। जनरल नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए और अपनी गन उतारकर टेबल पर रख दी। 1-2 हजार नहीं, 93,000 दुश्मन फौजियों ने हथियार डाल दिए। दूसरी अजीम जंग के बाद ये किसी भी फौज का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। एक नया मुल्क वजूद में आ चुका था। हथियार सिर्फ हार से नहीं छूटे थे, बल्कि एक पूरी ताकत का गुरूर जमीन पर गिर गया था। लेकिन इस अजीम तरीन जीत के दरमियान सैम बहादुर ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें सिर्फ एक जनरल से उठाकर एक लेजेंड बना देता है। जब सरेंडर पक्का हो गया तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि वो खुद ढाका जाएं और दुश्मन से फॉर्मली हथियार डलवाएं। एक आम इंसान होता तो शोहरत और मकाम की लालच में फौरन ढाका भाग जाता, अखबारों के फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपती। लेकिन सैम ने प्राइम मिनिस्टर को इनकार कर दिया। नहीं मैडम प्राइम मिनिस्टर, ये जीत मेरे ग्राउंड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की है। ढाका में दुश्मन का सरेंडर कबूल करना उसका हक है, मेरा नहीं। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान रह गए थे। जिस शख्स ने 7 महीने तक इस आग को अपने हाथ में रखा, जिसने हर रास्ता बनाया, जब क्रेडिट लेने का वक्त आया तो उसने अपने आगे अपने अफसर को खड़ा कर दिया। क्योंकि एक सच्चा लीडर शोहरत का भूखा नहीं होता, वो अपने लोगों को आगे करता है। लेकिन सैम मानेकशॉ की कहानी यहाँ एक बहुत ही गहरी इंसानियत पर आकर ठहरती है। 93,000 कैदी इंडिया के कैंप्स में रखे गए। ये वही लोग थे जिन्होंने सैम की फौज पर गोलियां चलाई थी। एक रोज सैम बहादुर खुद एक POW कैंप का दौरा करने गए। वहां उन्होंने जो किया उसने हर दुश्मन फौजी का सर शर्म और हैरत से झुका दिया। सैम कैंप्स के अंदर गए, उन्होंने पाकिस्तानी कैदियों से हाथ मिलाया, उनकी आंखों में देखकर उनकी खैरियत पूछी। क्या आपको खाना ठीक मिल रहा है?
अगर कोई मसला हो तो बता सकते हैं। अब आप हमारे कैदी नहीं, हमारे मेहमान हैं। एक दुश्मन फौजी के आंसू निकल आए जब सैम ने उसकी चोट का पूछा। ये वो जनरल था जिसने उनकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन अब वो एक बाप जैसी शफकत से उनकी तकलीफ पूछ रहा था। एक और मौके पर एक दुश्मन कैदी ने सैम से यहाँ तक कह दिया कि अगर आप हमारे कमांडर होते तो हम ये जंग कभी ना हारते। जीत हासिल करना और बात है, लेकिन जीत को पचा लेना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। दुश्मन को हरा कर भी उसकी इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखना एक अजीम जनरल होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। और इसी वकार, इसी बहादुरी और इसी लीडरशिप की वजह से इस मुल्क ने उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। जंग खत्म होने के बाद जब सैम मुल्क में कहीं से भी गुजरते तो रेलवे स्टेशंस पर लोगों का सैलाब आ जाता। लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखना चाहते थे। सैम मानेकशॉ, वो शख्स जिसे कभी सिस्टम ने गद्दार बोलकर निकालने की कोशिश की थी, अब अपने मुल्क का सबसे बड़ा मसीहा बन चुका था। उन्हें इंडियन आर्मी का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया, एक ऐसा रैंक यानी ओहदा जिससे इंसान कभी रिटायर नहीं होता। मौत ने उन्हें 1942 में बर्मा के जंगलों में छोड़ दिया था, क्योंकि मौत जानती थी कि इस शख्स को 1971 में तारीख का एक ऐसा वरख लिखना है जिसे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। तारीख गवाह है कि गोलियां इंसान के जिस्म को तो मार सकती हैं, लेकिन उसके इरादे को नहीं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का इंतकाल साल 2008 में हुआ, जब उनकी उम्र 94 साल थी। जरा सोचिए, जो शख्स 28 साल की उम्र में पेट में 7 गोलियां खाकर मौत के बिस्तर पर खून उगल रहा था, वो 94 साल तक जिया। मौत को उसकी जान लेने के लिए पूरे 66 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कुदरत जानती थी कि इस आदमी का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन इस कहानी का एक कड़वा सच अभी बाकी है, एक ऐसी हकीकत जो इस अजीम जीत के बाद सामने आई और जिससे हमें सिस्टम का असली चेहरा नजर आता है। तारीख गवाह है कि सियासत की फितरत बहुत बेरहम होती है। जब आग लगती है तो उन्हें आग बुझाने वाला हीरो लगता है, लेकिन जब आग बुझ जाती है तो वही हीरो उनकी अपनी ताकत के लिए खतरा लगने लगता है। 1971 की उस तारीखी फतह के बाद सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का आला तरीन ओहदा तो दे दिया गया, लेकिन सियासतदान उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत से हमेशा खौफजदा रहे। हकीकत यह है कि बरसों तक एक फील्ड मार्शल को उनकी बनती हुई पेंशन और हुकूक नहीं दिए गए। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब जाकर मुल्क के सदर ने उनके बिस्तर पर उनके बरकियाफ्ता का चेक भेजा। ये एक पंचिंग रियलिटी है। आप मुल्क को बचा सकते हैं, लेकिन आप सियासत की बदनीयती को नहीं बदल सकते। तो फिर आज के इंसान के लिए इस कहानी में क्या सबक है? हम सैम बहादुर से क्या सीख सकते हैं? हमारी जिंदगी में कभी न कभी हम सब अपने हिस्से के वॉर रूम में खड़े होते हैं, जहां कोई ताकतवर शख्स, कोई बॉस या कोई बेरहम सिस्टम हमें दबाने की कोशिश करता है। वो हमें ऐसे फैसले करने पर मजबूर करता है जो हमारे ज़मीर के खिलाफ होते हैं। उस लम्हे हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो हम चुपचाप अपना सर झुका लें और अपनी आंखों में खुद को गिरा लें, या फिर सैम मानेकशॉ की तरह उस ताकत की आंखों में आंख डालकर सीधा इनकार कर दें। अपनी टेबल पर अपना इस्तीफा रख दें, लेकिन अपने सच का सौदा न करें। वर्दी उतर जाती है, मेडल वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, ओहदे खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंसान की अना और उसका वकार हमेशा जिंदा रहता है। दुनिया में बहुत से जनरल आए और गए जिन्होंने मैदाने जंग में फतह हासिल की, लेकिन सैम बहादुर वो अकेला शख्स था जिसने जंग जीतने से पहले उस सिस्टम को हराया जो बिना सोचे समझे मुल्क को तबाह करने जा रहा था। जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होकर जिसने कहा था, मुझे एक गधे ने लात मारी है, वो आगे चलकर तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।